हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं साउंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शेष रह गए थे। पिछले कक्षा में हमने साउंड के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया था। आज भी हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं जो साउंड से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो आज हम जानेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। वो क्या होती हैं, वो कैसे चलते हैं, उनका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के बात करेंगे उस पर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि transverse waves are the waves in which the medium particles vibrate to and fro about their respective mean position perpendicular to the direction of the wave propagation। यानी ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम पार्टिकल टू एंड फ्रो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वो अपने रेस्पेक्टिव मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर होता है और किसके, वेव के प्रोपोगेशन के थ्रू। ठीक है। लाइट वेव्स, वाटर रिपल्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स आर ट्रांसवर्स। यानी लाइट वेव्स जो होती हैं वो वाटर रिपल्स का मतलब होता है, वाटर रिपल्स का जब हम लोग कोई भी पत्थर पानी फेंकते हैं तो देखिए गोलाकार ऐसे ऐसे होते होते बढ़ता जाता है, तो वो वाटर रिपल्स पे क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है एक फिगर बनाया जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल कैसे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। यानी ये देखिए इसमें इस पोजीशंस पे क्या है, मीन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है ऐसे वेव प्रोपगेशन करते हुए। तो ऊपर वाला पार्ट हमने कल भी डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब देखिए ये ऊपर वाला पार्ट क्या, सी फॉर क्रेस्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रिंग कहते हैं। ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या, गर्थ कहलाता है। यहाँ पे जो ये जो वेव्स होंगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर रहेंगी, किससे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी इससे ये परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक। तो ये आपका ग्राफ है। इसमें हमने क्रेस्ट की डेफिनेशन क्या लिखी है, यहाँ पे जो डेफिनेशन होगा परपेंडिकुलर का मतलब, अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो एलिवेशन हो रहा है, एलिवेशन वो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम, यानी ये पोजीशन मैक्सिमम होगा। कहा गया द पॉइंट ऑन द एलिवेशन ऑफ द मीडियम हुज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम कॉल्ड क्रेस्ट। यानी ये पोजीशन आपका क्या मैक्सिमम है मीन पोजीशन से, और ये पोजीशन ही क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा। ये एलिवेशन, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उन्नयन। ठीक है। उन्नयन का मतलब जैसे हम किसी को बिल्डिंग को नीचे, यानी हम ग्राउंड पे हैं, हम बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहे हो, बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो हमारे थ्रू क्या बन रहा है, आपका एलिवेशन हो रहा है। ठीक है। तो वही चीज देखिए, ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, और यही मैक्सिमम डिस्टेंस मेन पोजीशन क्या कहलाती है, क्रेस्ट कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रफ के बारे में। द पॉइंट ऑफ डिप्रेशन on the medium at a maximum distance from the mean position are called trough। यानी पॉइंट ऑफ डिप्रेशन अगर मीन पोजीशन से अगर मान लिया जाए, जो पॉइंट ऑफ डिप्रेशन होगा, ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा मीन पोजीशन से, और ये डिप्रेशन यानी अवनमन, जैसे हम लोग बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, एक कोण बनेगा जो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, यानी अवनमन कोण जो होता है। तो यानी यहाँ पे जो डिप्रेशन, पॉइंट ऑफ डिप्रेशन होगा, वहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रफ कहलाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है। वही चीज़ इसमें हमने बताया इस फिगर में। यानी ये देखिए हमने लॉन्गिट्यूडनल को कैसे मूव कराया था, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कराया था, लेकिन ये क्या मीन पोजीशन ऐसे गया है। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में कैसे किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है कैसे होता है। यानी इसमें देखिए ट्रांसवर्स में ऐसे ऐसे जा रहा है, मीन पोजीशन ये है, लेकिन अगर कहा जाए लॉन्गिट्यूडनल में तो ऐसे जाएगा, मीन पोजीशन ये नहीं रहेगा। ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों।
अब हम लोग चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो इसी से रिलेटेड होंगी, इसी से संबंधित होंगी। जैसे अगर हमें कहा जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने कल डिस्कस कर दिया था। आज हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में जान गए क्या होता है, यानी उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, दोस्तों एग्जाम्पल्स में कौन कौन से ट्रांसवर्स वेव होती है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। तो इससे आप इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं, यानी दोनों के बीच जो डिफ्रेंसिएशन यानी निकालना है, भिन्नताएं निकालनी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसके डिफरेंसेस लिख सकते हैं अपने से। तो मैं उसको बताने के बजाय कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप जब हमने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता दिया तो आप आसानी से डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स, यानी ध्वनि तरंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, डेंसिटी और प्रेशर इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कहने का मतलब, इस फिगर को देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, डेंसिटी और प्रेशर, डेंसिटी हो चाहे प्रेशर, उसका मैक्सिमम जो डिस्टर्बेंस होगा वो जो मीन वैल्यू से, वही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग डेंसिटी होगी, प्रेशर के अकॉर्डिंग प्रेशर होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की, यानी साउंड वेव की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वेवलेंथ होती है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। यानी ये क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंप्रेशन, और यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। हमने यहाँ पे देखिए लिखा है टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, तो यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन हो सकता है, होगा, इसलिए हमने दो बार टू कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, वो क्या होता है? मीटर होता है, और इसे डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से, यानी इसको दर्शाते किससे हैं? वेवलेंथ को लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, उससे हम लोग वेवलेंथ को दर्शाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी दोस्तों द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट बाय साउंड वेव बाय साउंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कहा जाता है कि साउंड वेव के थ्रू जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है पर यूनिट टाइम में, वही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आप ये कह सकते हो द नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कंप्लीटेड इन पर्टिकुलर टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी की, क्या आती है? हर्ज होती है। हर्ज जिसे हम लोग HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं? V से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्या है? टाइम पीरियड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल यानी द टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो वो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, और ये डिनोट किससे किया जाता है? टी से डिनोट करते हैं। इसे हम एक तरह से टाइम पीरियड को और डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय द साउंड वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय द साउंड वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसकी यूनिट जो है वही रहेगी सेम, और आपका क्या है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को, वो टी रहेगी। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वेव स्पीड। वेव स्पीड के बारे में जान लेते हैं, वेव स्पीड होता क्या है। देखिए दोस्तों वेव स्पीड के बारे में, वेव स्पीड क्या होती है? हमने लिखा द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव
सच एज द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यानी कहने का मतलब कि वेव स्पीड वो होती है जो क्या होता है कि एक मतलब साउंड वेव में एक पॉइंट से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो जितने टाइम में कवर किया जाता है उन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है, वेव स्पीड कहलाती है। तो इसको हम इसकी एसआई यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, और इसे डिनोट क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं थी जो आपके साथ हमने डिस्कस की। यानी यहाँ पे पर यूनिट टाइम लिख लीजिएगा, पर यूनिट टाइम कॉल्ड साउंड बाय साउंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके पॉइंट्स याद होने चाहिए क्या होता है। अब हम लोग इसके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, और फिर पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हम लोग जानते हैं, सपोज कर लीजिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन टाइम टी में 1 हो रहा है, यानी टाइम टी में जो ऑसिलेशन हो रहा है वो 1 हो रहा है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, 1/t होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यानी हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय द साउंड वेव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/μ, यानी ये क्या होता है, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये न्यू क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी न्यू इज इक्वल टू 1/t, अगर टाइम पीरियड निकालें तो टाइम इज इक्वल टू 1/न्यू होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या माना, लेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज t एंड इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा। यानी किसी वेव का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, t है, और उसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो वेव स्पीड की परिभाषा के अनुसार वेव स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड वेव अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन वन ऑसिलेशन अपॉन टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, जिसे हम लोग कह सकते हैं वेव स्पीड v इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों, वेवलेंथ यानी अब देखिए टाइम पीरियड हो गया, तो वेव स्पीड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, यानी ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 1/t हो गया। तो अब टाइम पीरियड को हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेव स्पीड हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये क्या है दोस्तों, वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। इसमें देखिए जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव स्पीड को। ठीक है, वेव स्पीड को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को। ठीक है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या था, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड यानी तरंग की चाल, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में संबंध क्या है वो हमने यहाँ पे बताया है। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए, इसे समझ लीजिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी डिफरेंट मीडियम में स्पीड की जो साउंड होती है वो क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड इन अ सर्टेन मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पे यानी मीडियम टेम्परेचर पे जो साउंड का जो स्पीड होगा वो क्या होगा डिफरेंट सब्सटेंस में, वो हम जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल बनाए हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस के कुछ सब्सटेंस को लिया गया है और उनमें स्पीड क्या होती है साउंड की, उसको हमने बताया है।
तो देखिए हमने लिखा सब्सटेंस और मीडियम, स्पीड हमने किस में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए सॉलिड में कहा जाए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में जो साउंड की स्पीड जो होती है वो क्या होती है 6420 मीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 6420 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बताया गया है निकल जो कि एक सॉलिड मटेरियल है, सब्सटेंस है, इसमें जो साउंड की जो स्पीड होगी वो क्या होगी 6040 मीटर पर सेकेंड। ग्रेनाइट में 6000 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड, आयरन में 5950 मीटर पर सेकेंड, कॉपर में 3560 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड में साउंड की स्पीड क्या होती है। सी वाटर में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टिल वाटर जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर, डिस्टिल वाटर का मतलब फ्रेश वाटर जिसका जो पीएच वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी वो क्या होता है इसमें 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। एथेनॉल एक क्या होता है, लिक्विड होता है, तो केमिकल है, उसमें जो साउंड की स्पीड होगी वो क्या होगी 1207 मीटर पर सेकेंड। मेथनॉल में 1103 मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं दोस्तों गैस में साउंड की स्पीड क्या होती है। हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम गैस में 9065 मीटर पर सेकेंड। एयर में सर इसकी स्पीड होती है 346 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड। और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसमें जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है 230 मीटर पर सेकेंड, यानी 213 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये आपके डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड के बारे में हमने बता दिया। ये याद रखिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें किसी भी सब्सटेंस को दिया जाता है उसमें स्पीड ऑफ साउंड को पता करने के लिए। तो आपको ये याद रहेगा, तो ये टेबल तैयार रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, यानी जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होता है स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारी थंडर स्टॉर्म होते हैं, यानी जो बिजली कड़कती है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है उजाला दिखता है, कुछ देर बाद हमें साउंड सुनाई देता है। यही कारण होता है क्योंकि इसमें जो प्रकाश का जो चाल होता है वो ज़्यादा होता है ध्वनि के चाल से, यानी ध्वनि पहले नहीं न आकर के प्रकाश आएगा, फिर उसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो ये याद रखे रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक हमने जान चुके हैं, अब हम ध्वनि के यानी साउंड के ध्वनि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ध्वनि तरंगे की विशेषताएं हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसमें और ध्वनि में अंतर है, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। साउंड वेव अलग है, ध्वनि में जो विशेषताएं वो अलग हैं, तो देखिए क्या है। देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की, यानी ध्वनि की विशेषता। उसमें हमने टोन के बारे में बताया। टोन क्या होता है, यानी टोन उसे कहते हैं जो साउंड में सिंगल फ्रीक्वेंसी हो। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, यानी किसी भी साउंड में अगर एक फ्रीक्वेंसी हो तो वो साउंड क्या कहलाता है, टोन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नोट के। नोट यानी अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, यानी जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है, वो क्या कहलाता है, नोट कहलाता है। नोट में दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इफ द साउंड ऑफ अ नोट इज प्लीजेंट टू लिसन इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, यानी अगर किसी साउंड का नोट प्लीजेंट शांत हो, सुनने में अच्छा लगे, तो वो साउंड क्या कहलाता है, म्यूजिकल साउंड कहलाता है। इफ द साउंड ऑफ द नोट इज अनप्लीजेंट टू लिसन, यानी जिसे सुनने में हमें घबराहट हो, यानी असहज महसूस हो, तो वो साउंड क्या कहलाता है, शोर कहलाता है, यानी नॉइज कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पिच के बारे में। पिच क्या होता है, यानी हमने लिखा है यहाँ पे पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल साउंड और हॉर्स और फ्लैट साउंड, यानी
पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिससे हम लोग यह पता करते हैं कि वो साउंड क्या श्रिल साउंड है या हाई पिच वाली साउंड है कि लो पिच वाली साउंड है। तो ये आपका क्या होता है, पिच होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पिच के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग लाउडनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पिच क्या होता है। पिच हमने बता दिया, पिच से हम लोग साउंड के श्रिल साउंड और फ्लैट साउंड के बारे में डिस्टिंग्विश यानी पहचान करते हैं कि यानी हाई पिच वाली साउंड कौन सी है, लो पिच वाली साउंड कौन सी है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिच से रिलेटेड उस पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लाउडनेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पिच के बारे में बात कर रहे हैं। पिच क्या होती है उसके बारे में हमने बता दिया, पिच किसके लिए डिटरमाइन करते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं कि कौन सी साउंड आपका हाई पिच का, कौन से साउंड आपका लो पिच का, उसके पहचान हम करते हैं। पिच की कुछ और विशेषताएं हमने यहाँ पे लिखी हैं जो आपके बोर्ड पे या जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसको हम एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने पिच के बारे में बताया है, यानी पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी जो आवाज़ होती है यानी पिच होती है वो साउंड के यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर हाई रहेगी यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो हाई पिच वाली साउंड रहेगी, जिसमें क्या होती है, आवाज़ क्या होती है, बहुत ही श्रिल यानी तीखी या तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। यानी जैसे हम लोग गुस्से से जो बोलते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारा जो साउंड होता है वो हाई पिच वाला होता है। वही जो सुरीली आवाज़ें होती हैं उनकी पिच क्या होती है, लो होती है। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि पिच होता है, पिच हमने बहुत बताया, लेकिन पिच होता क्या है, द फ्रीक्वेंसी इमिटेड साउंड इज कॉल्ड, यानी साउंड जिस फ्रीक्वेंसी से इमिट करता है यानी निकलता है वही क्या कहलाता है, पिच कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप एंड कंडीशन, वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस साउंड इन डिफरेंट पिचेस। यानी डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो उनकी शेप एंड साइज डिफरेंट हैं, इसकी वजह से उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से उसका वाइब्रेशन होगा तो उसमें पिचेस भी क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। यानी उसमें जो पिच ऑफ साउंड होगा जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में जो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो वहाँ पे लो पिचेस वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। और जहाँ पे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है तो वहाँ पे क्या होगा, हाई पिचेस वाली साउंड प्रोड्यूस होंगी। तो ये आपके पिचेस के बारे में हमने बताया है। अब देखिए हमने उसका ग्राफ खींचा, यानी वेव शेप ऑफ द लो पिच साउंड, लो पिच का कैसे जाता है, हाई पिच का कैसे जाता है। यानी लो पिच का देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है यानी जो आपका क्रेस्ट और ट्रफ है कुछ दूरी पे बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जो है वेव स्पीड में यानी इसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी यानी इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए हाई पिच वाले साउंड का ये दोनों का वेव शेप है। तो वो देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है आपके बोर्ड में कि हाई पिच वाले साउंड का वेव शेप कैसा होता है, तो कई तरीके से बना देगा। ऐसे बना देगा, ऐसे बना दिया, जो ऐसे है ऐसे बना दिया, या तो हो सकता है ऐसे बस बना दे, ऐसे कर दे या ऐसे कर दे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कैसा ग्राफ है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं लाउडनेस के बारे में जानने। लाउडनेस होता क्या है, देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या होता है, यानी लाउडनेस इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड ड्यू टू विच वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। यानी लाउडनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिससे हम लोग लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड को पहचानने में आसानी रहती है। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव टर्म विच इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय द एम्पलीट्यूड। यानी लाउडनेस को हम लोग एम्पलीट्यूड के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं यानी पहचान सकते हैं। अगर किसी साउंड का जो एम्पलीट्यूड है हाई है तो वो लाउड साउंड होगा, जिसका लो एम्पलीट्यूड होगा वो सॉफ्ट साउंड होगा। ठीक है,
तो देखिए उसके हमने वेरिएशंस बनाए हैं। ये देखिए ये सॉफ्ट साउंड का है, वेरिएशंस है यानी वेव वेरिएशन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लो एम्पलीट्यूड है और इसमें देखिए इस वाले फिगर में हाई एम्पलीट्यूड है। तो ये देखिए लाउड साउंड का, ये क्या है, सॉफ्ट साउंड का है, ठीक है। तो ये लाउडनेस है दोस्तों। तो लाउडनेस बेसिकली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, यानी ध्वनि की गुणवत्ता कैसे हम लोग मापते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि क्वालिटी ऑफ साउंड इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ऑल्दो द साउंड मे बी हैव सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी, यानी क्वालिटी ऑफ साउंड से हम यह पहचान करते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी भिन्न भिन्न, यानी डिफरेंट पर्सन, यानी बहुत सारे लोग क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनका क्या होता है कि एम्पलीट्यूड भी सेम होता है और सेम फ्रीक्वेंसी होता है। तो वहाँ पे अगर हमें साउंड को अगर पहचानना होता है तो हम उनके क्वालिटी से पहचानते हैं, यानी साउंड की क्वालिटी से पहचानते हैं, ठीक है। वही चीज इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात होती है, यानी इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे आपके हारमोनियम है, तबला है, बहुत सारे और फ्लूट हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या होती हैं, कभी कभी मे कहा गया, यानी इनके क्या होते हैं, सेम एम्पलीट्यूड भी हो सकते हैं या और सेम फ्रीक्वेंसी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्वालिटी ऑफ साउंड से हम लोग ये पहचान करते हैं किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के ये साउंड है या किस व्यक्ति का ये साउंड है, ये जानते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता के बारे में। यानी आपको लाउडनेस समझ में आ गया, पिच समझ में आ गया और क्वालिटी समझ में आ गया होगा। यानी ये सभी आपके क्या थे, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक थी, ध्वनि की विशेषताएं थी। इससे पहले हम लोगों ने ध्वनि तरंगों की विशेषताओं के बारे में जाना था। तो अब हम लोग बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता के बारे में। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। यानी यहाँ पे हमने बताया है कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम through unit area at a place is called intensity of sound at that place। यानी कहने का मतलब amount of sound energy, यानी साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम में अगर यूनिट एरिया से पास कर रही है तो वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। और उसी को हम लोग लिख सकते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट आई से करते हैं और एनर्जी को ई से करते हैं, और किसी सब्सटेंस की जो एरिया ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और टाइम जो है यूनिफॉर्म रेट जो टाइम का वो टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसलिए आई इक्वल टू ई अपॉन ए टी होता है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। यानी अब हमने बताया कि एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी आप एसआई यूनिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बता सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसे हम कह सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने बताया है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, कि यानी यहाँ पे कहा गया फॉर अ नॉर्मल पर्सन इंटेंसिटी लेवल ऑफ 10 के पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर करस्पॉन्ड टू 0 डेसिबल लेवल ऑफ लाउडनेस। यानी जो नॉर्मल पर्सन है लाउडनेस कितना झेल सकता है, यानी कितना वो सुन सकता है, वो क्या बताया गया है 10 के पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 0 डेसिबल तक। डेसिबल क्या होता है, साउंड की यूनिट होती है, ठीक है। इतने डेसिबल तक के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, लाउडनेस को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में बात किया जाए तो हर्ज जो होती है, यानी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ज होती है। यानी 20 किलो हर्ज टू 20 किलो हर्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। यानी लो पिचेस, यानी लो साउंड जो होती हैं वो कितने तक होती हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए 20 हर्ज होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए
20 किलो हर्ज होना चाहिए। इतने तक के साउंड हम आसानी से सुन सकते हैं, और इससे कम या अधिक रहेगा तो हमारे हम ईयर पे यानी कान पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस क्या होता है, यानी साउंड की यानी ध्वनि की तीव्रता और लाउडनेस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस के बारे में जानना है हमें। तो देखिए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी वेयर एज लाउडनेस इज सब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है यानी ध्वनि की जो तीव्रता है वो वैकल्पिक भौतिक अवस्था है। वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव मींस क्या होता है, वैकल्पिक होता है। ठीक है, और लाउडनेस क्या है, एक सब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताया, इट इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। यानी इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं कि हमारा जो साउंड है हमारे कानों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमारा ईयर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कैसे हम समझेंगे, मान लीजिए आपको कोई बुला रहा है, तो जैसे आपका नाम श्याम है, श्याम को कोई बुला रहा है, तो आप जब सुनेंगे तो आप रिएक्ट करेंगे, तो वो जो रिएक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस की ही वजह से होगा। और ये कैसे आप रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपका ईयर क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है और उस साउंड को वो सुन रहा है, तब आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इवन व्हेन टू साउंड्स आर इक्वल इंटेंसिटी। यानी अगर दो साउंड इक्वल इंटेंसिटी के हों यानी उनकी तीव्रता समान हो, तो वी मे हियर वन साउंड एज लाउडर देन अदर। यानी उसमें हो सकता है कि हम एक साउंड को लाउडर सुने। लाउडर का मतलब क्या होता है, यानी ऊंचा सुने, सिंपली बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट इट बेटर। यानी यहाँ से अगर मान लीजिए, अगर हिंदी में इसे समझा जाए तो इसमें कहा गया है कि अगर दो साउंड हैं उनके इक्वल इंटेंसिटी है, उनकी तीव्रता समान है, तो उसमें हम लोग हो सकता है कि एक साउंड को हम लोग दूसरे साउंड से लाउडर सुने। ठीक है, वो ऐसा इसलिए वो हमारे कान पे डिपेंड करता है, यानी हमारा जो ईयर है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, यानी उस साउंड को कैसे सुनते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं, आप क्लास में 8 में था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है। हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ये जो है आपका हार्ड शीट है, यानी ये यहाँ पे आप हम लिक्विड भी ले सकते हैं, लिक्विड सरफेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने हार्ड शीट के जस्ट बगल में हमने एक क्लॉक रखा है और वो चल रही है, और वहाँ से हमने एक पाइप लगाया है और पाइप ऐसे रखा है, और फिर उसी एक और पाइप रखा है जहाँ पे हमने क्या अपने कान को लगाया। ठीक है, तो जब ये क्लॉक चल रहा है तो इसकी जो साउंड है इस पाइप से होते हुए इस हार्ड शीट पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद हमारे कानों तक पहुँच रही है। तो यानी इसका जो साउंड है सबसे पहले इंसिडेंट के रे की तरह क्या हो रहा है, इस हार्ड शीट पे जैसे इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी तरह ये साउंड की डायरेक्शन इस हार्ड शीट पे टकराएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ चली जाएगी, हमारे कानों तक पहुँचेगी। तो इसी तरह क्या होता है, यही फेनोमेना हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा, आपने जैसे आपने पढ़ा होगा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसी तरह ये क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड यानी साउंड का परावर्तन, यानी जिस मीडियम में था उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो लॉ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है वही लॉ इसमें भी फॉलो होता है, यानी जिसमें एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे भी जो लाइट में आई और आर बराबर होता था उसी तरह ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी आई और आर बराबर होगा। और उसी तरह दूसरा लॉ जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आई यानी इंसिडेंट
और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था दोस्तों आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सीधे सीधे इसको बेसिस पे लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, तो आप समझ सकते हैं उसके। यानी बस उसमें एक ही डिफरेंसेस है, यानी लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड से, बस। और सब चीज़ यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो आज हमने जितना भी पढ़ाया आप अच्छे से उसे तैयार करें, वीडियो को बार बार देख के उसे रिवाइज करें। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे जो इसी से रिलेटेड है। जैसे आपका इको रहेगा और सोनार रहेगा, ह्यूमन ईयर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।